ऐसे दुनिया जहां पर कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमारा पूरा लाइफ डिसाइड कर सकता है और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में एक छोटी सी मिस्टेक हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा भयावह हो सकता है। मेंडेलियन डिसऑर्डर एक ऐसा साइलेंट किलर जो कि आपके जीन के साथ गुप्त तरीके से आ जाता है और यहाँ पे एक गलत टर्न और आपका बॉडी आपका ही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। विरासत की छाया से ये स्थितियां बिना किसी चेतावनी के हमला करती हैं, हमारे साथ जुड़े क्योंकि हम भाग्य से मुड़े हुए धागों को सुलझाते हैं जो कि हमें डीएनए के साथ बांधते हैं। आइए साथ मिलकर के इस मेंडेलियन डिसऑर्डर के पहेली को सुलझाते हैं, लेकिन सावधान रहिएगा क्योंकि सच्चाई आपकी कल्पना से भी ज्यादा भयानक हो सकता है। मेंडल के ये 3 नियम फाउंडेशन स्टोन है जेनेटिक्स का। तो आखिर क्या है ये 3 नियम, आइए समझते हैं एक आसान भाषा में। मेंडल साहब का पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस है और लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें ये बतलाना चाहता है कि आपके चाहे कितने भी नेक्स्ट जनरेशन में F1 प्रोजेनी हो, सबके सब में सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट्स का कैरेक्टर दिखेगा। क्या मतलब हुआ इसका मतलब एक आसान भाषा में आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि चाहे आपके कितने भी बच्चे हों, ये फर्क नहीं पड़ता है कि आपके 4 बच्चे हों, 2 बच्चे हों, 5 बच्चे हों, ये फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे फर्क ये पड़ता है कि उनमें किनका जीन मैक्सिमम दिखता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस यही बतलाना चाहता है। जैसे कि अगर आप लंबे हो तो आपके बच्चे में भी, आपके 5 बच्चे में अगर वो लंबाई पना दिख रहा है, वो हाइट में लंबाई दिख रहा है, तो फिर वो लॉ ऑफ डोमिनेंस का केस हो जाता है। इसका दूसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। तो आखिर ये बतलाना क्या चाहता है हमें, तो ये आसान भाषा में मैं बताना चाहूंगा, ये हमें ये बताना चाहता है कि एक जीन जो कि दूसरे जीन से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है इनहेरिटेंस के दौरान। इसका क्या मतलब हुआ, एक आसान एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं। मान लो कि आप हो और आपकी प्रेमिका है, आप दोनों सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो और उस दौरान क्या होता है कि उस दौरान प्रेगनेंसी हो जाती है और जो आपका ऑफस्प्रिंग होगा उसमें क्या होता है ना कि उसमें पूरी छूट होगी कि चाहे तो उसमें आपकी भी कैरेक्टर जा सकती है या तो फिर आपकी प्रेमिका की भी कैरेक्टर जा सकती है। तो यही हमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बतलाता है। ये लॉ हमें ये बतलाना चाहता है कि कोई भी एक इंडिविजुअल 2 जीन को पोसेस करता है फर्टिलाइजेशन के दौरान, तो उस दौरान क्या होता है, उसके जो F1 प्रोजेनी होगा उसमें उस इंडिविजुअल का सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर जाएगा। 2 जीन जरूर होते हैं बट उस दौरान लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में सेग्रीगेट होकर के सिर्फ और सिर्फ एक ही जीन जाएगा और फिर उसका सिर्फ एक ही कैरेक्टर दिखेगा। जैसे कि समझ आप और आपकी प्रेमिका इंटरकोर्स करते हैं एंड फाइनली जो रिजल्ट आउटकम आता है वो प्रोडक्ट में क्या दिखता है कि एक तो आंख आपके जैसा है बट जो नाक है वो आपकी प्रेमिका यानी कि आपकी वाइफ की तरह है। तो फिर इस केस में ये जो केस है ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का केस हो जाएगा। हमने मेंडल का तीनों लॉ देख लिया। ये हमें ये प्रेडिक्ट करने में मदद करता है कि हमारा जो कैरेक्टर है वो हमारे प्रोजेनी में यानी कि हमारे बच्चों में कैसे जा रहा है, कैसे इनहेरिटेट हो रहा है। बट तब का क्या जब अपने जेनेटिक कोड में कोई मिस्टेक हो। मेंडेलियन डिसऑर्डर टोटल 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड होते हैं और तीनों का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और आफ्टर बॉडी इफेक्ट होता है। तो आइए मेंडेलियन डिसऑर्डर को एक आसान भाषा में डिकोड करते हैं हम लोग। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ये समझने से पहले हमें ये पहले समझना होगा कि आखिर ये म्यूटेशन क्या होता है। तो म्यूटेशन जेनेटिक्स से ही रिलेटेड कीवर्ड है। म्यूटेशन का सीधा सीधा ये मतलब होता है कि इजी एग्जांपल से आपको समझाने का मैं कोशिश करूंगा। जैसे कि आप मेरे आंखों को देख सकते हो, मेरा आंख ब्राउन है बट मेरा पूरा फैमिली में इवन मेरे माँ मेरे पापा का भी किसी का भी नहीं है ब्राउन आंख, सबका ब्लैक आंख है। तो दिस इज कॉल्ड द म्यूटेशन। इसका क्या मतलब हुआ, माँ पापा का किसी का नहीं है ब्राउन आंख बट मेरा है ब्राउन आंख, तो दिस इज कॉल्ड म्यूटेशन। ओके, तो इट मीन्स ना कि आपके फैमिली में चाहे वो किसी के पास कुछ ना, वो म्यूटेट होके आपके पास आ जाए वो जीन, तो इसी को कहेंगे म्यूटेशन। अभी यही चीज हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो अब टॉपिक पे वापस आते हैं कि आखिर ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता क्या है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर का ये सीधा सीधा मतलब होता है कि आपका
सिर्फ एक म्यूटेटेड जीन का कॉपी काफी होता है ये डिसऑर्डर करवाने के लिए। इसका क्या मतलब हुआ? एक आसान सा एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगा। मान लो कि मैं एक पेरेंट हूँ, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा कि वो म्यूटेटेड जीन का कॉपी वो मेरे पे है, ठीक है ना। तो अभी क्या चांसेस हो जाएगा कि अभी जो मेरा जो नेक्स्ट जनरेशन होगा, यानी कि जो मेरा बच्चा होगा, उसके पास वो जीन जाने का, वो म्यूटेटेड जीन जाने का चांस 50% बढ़ जाता है। इसका एक इजी सा एग्जांपल क्या, हंटिंगटन डिजीज होगा। तो ये डिजीज जो है ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। इसमें आखिर क्या होगा? तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें 2 म्यूटेटेड जीन का कॉपी नीड होता है कोई भी डिसऑर्डर को करवाने के लिए। अब 2 म्यूटेटेड जीन का कॉपी आएगा आखिर कहां से? तो 2 म्यूटेटेड जीन का कॉपी एक मेल पेरेंट से आएगा, एक फीमेल पेरेंट से आएगा। अब यहाँ क्या होगा कि मेल एंड फीमेल पेरेंट दोनों कैरियर हैं, यानी कि दोनों के पास वो म्यूटेटेड जीन है। अब यहाँ क्या होगा कि 25% चांसेस बढ़ जाएंगे कि जो नेक्स्ट जनरेशन होने वाला होगा इनसे, उनको 25% चांस हो जाएगा कि ये डिसऑर्डर हो सकता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो इसका एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, जो कि एक बहुत ही वायरल डिजीज है अफ्रीकन रीजन में, एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी ये डिजीज मिल जाता है। तो सिकल सेल एनीमिया जो है ये एक ब्लड डिसऑर्डर होता है, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। तो यहाँ पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि एक्स और वाई का यहाँ बात क्या होता है। तो एक्स जो होता है ये एक्स गर्ल प्रोजेनी के लिए यूज किया जाता है, और वाई जो है बॉय प्रोजेनी के लिए यूज किया जाता है। ओके, सो यहाँ टर्म क्या होता है ना कि एक्स जो है वो गर्ल के लिए यूज किया जा रहा है। तो अभी हमको एक्स को देखना है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि एक्स और एक्स, फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोजोम होते हैं, ओके, एंड मेल के अंदर एक एक्स होता है, एक वाई होता है। तो अब यहाँ क्या होगा कि अगर फीमेल कैरियर होगी, अगर मान लेते हैं फीमेल कैरियर होती है पेरेंट में, तो उसका जो क्या होगा ना, उसका जो दूसरा एक्स होता है वो इसको कंपनसेट कर देगा, यानी कि पहला जो म्यूटेटेड जीन होगा उसकी जगह पे वो चला जाएगा और इसको कंपनसेट कर देगा। बट वहीं पे मेल के अंदर क्या होगा कि मेल के अंदर अगर एक्स लिंक क्रोमोसोम जो है वो अगर इफेक्ट हो जाता है, तो फिर वहां पे वो इफेक्ट हो जाता है और उसके बाद फिर एक नया डिजीज का फॉर्मेशन हो जाता है, उसका नाम है। इसका एक कॉमन सा एग्जांपल है हेमोफीलिया। अब हेमोफीलिया में क्या हो रहा है ना कि हेमोफीलिया में ब्लड क्लॉटिंग का कॉमन इशू आ जाता है। हर जेनेटिक डिसऑर्डर के पीछे एक ऐसा इंसान जरूर होता है जो कि उसको झेल रहा होता है। तो आइए आज एक ऐसे ही दिग्गज से मिलते हैं जो कि इस मेंडेलियन डिसऑर्डर के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। Come, I'll give you medicine. Come sit. Athira was suddenly slumped on the ground and her body stiff. It was an episode of epilepsy. It had not reoccurred for 13 years and suddenly started coming back. डायग्नोसिस मेंडेलियन डिसऑर्डर का सिर्फ पहला स्टेप है। आज के डेट में मेंडेलियन डिसऑर्डर का बहुत सारा इफेक्टिव लेटेस्ट ट्रीटमेंट एंड थेरेपीज आ चुका है। तो आइए कुछ ऐसे ही लेटेस्ट ट्रीटमेंट एंड थेरेपीज को आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। कुछ कॉमन डायग्नोसिस होते हैं जिनको हम लोग पहले देख लेते हैं। पहला, जेनेटिक टेस्टिंग। अब इसमें क्या चीज होता है, इसमें हम लोग एनालाइज करते हैं डीएनए का कि उसका पूरे लाइफ टाइम में म्यूटेशन हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरा होता है फैमिली हिस्ट्री, यानी कि पेडिग्री एनालिसिस, यानी कि आपका पूरा फैमिली का हिस्ट्री निकाला जाएगा और उसमें किसी को कितना डिजीज था जीन से रिलेटेड, ये चीज का पता किया जाता है। क्रोमोजोमल एनालिसिस, इसमें क्या चीज करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग ये करते हैं कि इसमें क्रोमोजोम का एग्जामिन करते हैं कि आखिर कितना नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है वो डिफेक्टिव है या कितना नंबर ऑफ क्रोमोजोम एबनॉर्मल है। अब हम लोग कुछ ट्रीटमेंट और थेरेपीज को देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो जीन थेरेपी आया था अपने मार्केट में वो था क्रिस्पर जीन एडिटिंग। इसमें हम लोग सिकल सेल का जीन एडिटिंग करके इसको ठीक करते थे। दूसरा जीन थेरेपी है जो कि एफडीए के द्वारा अप्रूव्ड है। इसमें क्या होता है कि इसमें 2 जीन को थेरेपी किया जाता है जिसके द्वारा कि सिकल सेल का जो एनीमिया होता है वो ठीक किया जाता है, वो प्रिवेंट किया जाता है। कितने साल से कितने साल तक के लिए? तो ये 12 साल से उसके ऊपर के एज के बच्चों के लिए या बड़े के लिए या बूढ़ों के लिए ये एप्लीकेबल होता है। अब तीसरा जो है वो क्योर सिकल सेल इनिशिएटिव है।
ये एनआईएच के द्वारा फंडेड होता है। सिकल सेल का जो स्पीड होता है डेवलपमेंट का, उसको क्योर करता है और उस स्पीड को स्लो डाउन करता है। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जर्नी बहुत ही अच्छा लगा होगा इनटू द वर्ल्ड ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर। एक चीज याद रखिएगा कि जेनेटिक्स हमारे चारों ओर है।